देश पर संकट है तो स्वाभाविक रूप से देश सबका है, 140 करोड़ लोगों का है और राष्ट्र के हित के लिए जो दायित्व का निर्वहन करना है वो सबको करना चाहिए, उसमें हम लोग भी करेंगे। जनसुराज भी ये मानता है कि आज जो वैश्विक संकट है, इससे जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई देश होने वाला है तो वो भारत है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थे और आज कहीं ना कहीं गोल्डमैन सैक्स और अदर एजेंसीज का अगर आप फॉरकास्ट देखेंगे तो हमारे जीडीपी पे भी कट का फॉरकास्ट दिया है उन्होंने, इसका इफेक्ट है। प्रश्न ये है कि ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई और आज ऐसी स्थिति क्यों है कि प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ये अपील करना पड़ रहा है। देखिए, सिंपल सा बात है कि भाई ये युद्ध हमारा नहीं था, ये भारत का युद्ध नहीं था। इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध भारत का युद्ध नहीं था। इससे पहले 3-4 बड़े युद्ध हुए। आप 1962 का भारत चीन का युद्ध देख लीजिए, 1965 का पाकिस्तान भारत का युद्ध देख लीजिए और 66 में बहुत बड़ा अकाल हुआ। आज तक देश का सबसे बड़ा अकाल 66 में पड़ा और तब उस समय के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उपवास करके देश से ऐसा निवेदन किया था कि हम लोगों को एक शाम भोजन नहीं करना चाहिए और देश एकजुट हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये युद्ध हम पर थोपा गया था, हम युद्ध लड़े, हम युद्ध जीते और तब इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना दान करके कहा कि भाई सोना कम खरीदे, इसलिए कि इंपोर्ट में एक्सचेंज जो है वो डॉलर का होता है और विदेशी मुद्रा की खपत होती है। इवन गल्फ वॉर में भी ऐसी स्थितियां नहीं आई थी, कारगिल युद्ध में भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। आज आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कई 100 सालों से हमारा पारंपरिक दोस्त रहा ईरान, उसके साथ नहीं खड़ा होना या खड़ा होना ये भारत के सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन एक तरफा इजराइल में जाकर इजराइल को युद्ध के 2 दिन पहले फादरलैंड बता देना और पता नहीं ऐसा कौन सा फाइल है जो ट्रंप के पास है जिसके कारण वो तय करता है कि हम रूस से तेल खरीदें या नहीं खरीदें, वो तय करता है कि हम ईरान से तेल खरीदें या नहीं खरीदें। आज ईरान और रूस से कई गुना महंगा तेल हम अमेरिका और वेनेजुएला से खरीद रहे हैं। स्वाभाविक है इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई 2014 में आप आए, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई, उस समय हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जो था 74% था, आज ये बढ़कर लगभग 84 से 86% हो गया है। भंडारण की क्षमता आपने क्यों नहीं बढ़ाई? क्या भारत में जगह की कमी है, स्पेस की कमी है? ऐसा क्यों है कि चाइना के पास 365 दिन का रिजर्व है, हमारे पास पता नहीं, कोई कहता है 7 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 70 दिन का, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम विश्व के 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में अपने को देखते हैं, हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ठीक है, तेल पे लोग कट कर लेंगे, आप खाने का तेल भी लोग कम कर लेंगे, चलिए सोना भी बहुत जरूरी चीज नहीं है, उसको भी कम खरीद लेंगे राष्ट्र हित में। हमको ये बताइए कि ये किसान, बिहार जैसा राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 90% से ज्यादा 95% कृषि आधारित है, आपने कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो की नहीं है। रातों रात अगर आप ऑर्गेनिक खेती भी करना चाहते हैं तो 3 साल खेत तैयार करने में लगता है। तो मुझे बताइए कि मेरे जिले में, अभी मैंने यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी से कहा है कि कल आपके साथ बैठक करेंगे, ये पूछेंगे कि भाई एलोकेशन की क्या स्थिति है, खाद और यूरिया की या डीएपी की। तो मुझे बताइए कि बिहार के या देश के किसान अब यूरिया की जगह क्या डालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होने वाला है वो यूरिया पे होने वाला है। ऐसे कई चीजें हैं जो क्रूड से निर्मित होते हैं, जो गैस से निर्मित होते हैं। मोरबी का पूरा टाइल्स का इंडस्ट्री बैठ गया, यहां एक कमर्शियल सिलेंडर 4000 और 5000 रुपए में मिल रहा है। मेरी कई रेस्टोरेंट और ढाबा चालकों से बात हो रही थी, वो लोग असक्षम हैं अपना चलाने में उद्यम। तो आज ऐसी स्थिति है और दूसरी तरफ यहीं बिहार में आप 40,000 करोड़ चुनाव पर फूंक देते हैं। अभी जो है आपके एक प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की सभा में लोगों को बुलाने के लिए जो है वो 10-10 बसें एक गांव में भेजी जा रही थी। अभी भी आप चुनाव और राजनीतिक दलों, नेताओं के आमदनी में कटौती क्यों नहीं की गई है? सारे सांसद कहें कि हम अपना जो है वेतन लेना बंद करेंगे। और
देखिए, सिंपल सा है कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो विदेश नीति है, आपका जो कुप्रबंधन है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब देश, बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार पर पड़ेगा, यह स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा संकट जो आने वाला है वो खाद्यान्न का संकट है। भाई, हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं, और अगर यूरिया नहीं आपने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया तो पहले तो खाद्यान्न उत्पन्न ही नहीं होगा, देश में भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। सोना और पेट्रोल और डीजल और खाने का तेल और विदेश यात्रा तो आप भूल जाइए, पहले हमारे भोजन का क्या होगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। भाई, आप फर्जी जो है परिसीमन बिल के लिए आप संसद का सत्र बुला लेते हैं, और इतना बड़ा संकट है और आप हैदराबाद और कर्नाटका और कहां कहां की रैलियों में जाकर देश को संबोधित कर रहे हैं। आप देश के नाम संबोधन करिए, देश को बताइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और लोगों को बताइए कि वास्तव की स्थिति क्या है और कैसे इससे हम निपट रहे हैं। यूरिया की जो किल्लत होने वाली है उससे हम कैसे निपटेंगे, किसान के पास क्या विकल्प है। आप रातों रात कह देने से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच हो जाइए, कहां है बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट? अगर आप मुझे बताएं कि एक जिले में या इवन पटना में कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस पर लोग चलना प्रारंभ कर देंगे। वर्क फ्रॉम होम का क्या ऑप्शन, यहां तो कोई काम ही नहीं है, ना कोई आईटी सेक्टर है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है, कौन सा वर्क फ्रॉम होम। भाई, जो समोसा तलता है वर्क फ्रॉम होम से खा लेगा, जो ढाबा चला रहा है वर्क फ्रॉम होम से खा लेगा, जो छोटे छोटे उद्योग और व्यवसाय करके अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम से कर लेंगे। तो ये बताना चाहिए सरकार को, आकर विस्तार से एक संसद का विशेष सत्र बुलाकर बिहार में भी लोगों को बताएं कि यूरिया की किल्लत से कैसे हम निपटेंगे। ये सब विषय हैं जिस पर लोग चिंतित हैं और सरकार को भी गंभीरता से आकर इस पर बयान देना चाहिए। बाकी जो राष्ट्र का विषय है उसमें कौन कहेगा कि नहीं हम अलग हैं और कौन कहेगा कि हम साथ नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ सरकार की भी जवाबदेही है कि सरकार स्पष्ट रूप से लोगों को विश्वास में लेकर आगे की होने वाली चीजों पर विस्तार से बताए।